हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में रिसर्च डिज़ाइन या अनुसंधान प्रारूप जो कि हमारा यूनिट 3 है उसको हम पढ़ने वाले हैं। हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सुहेल देवराज विश्वविद्यालय के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका ये तीसरा यूनिट है। और ये लगभग ज़्यादातर एजुकेशन से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एमए एजुकेशन में भी ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। मैं बार बार हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एमएड के लिए, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा अलग लेवल से आता है और इसमें स्टूडेंट्स की बैक भी लगती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं अनुसंधान प्रारूप के बारे में। मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका फिर से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक अपने इस पेपर में अनुसंधान के अर्थ, उसकी प्रकृति, रूप, परिकल्पनाएं, शोध साहित्य इत्यादि के बारे में हमने समझ लिया है। तो जब भी हम वैज्ञानिक विधि द्वारा अनुसंधान करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है अनुसंधान की समस्या। समस्या को देखते हैं, उसके स्रोत को देखते हैं। ठीक है, और समस्या जैसे ही हमें प्राप्त हो जाती है हम उस समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं को बनाते हैं। तो हमारा परिकल्पना बनाना जो है दूसरा चरण हो जाता है। जैसे ही हम समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं को बना लेते हैं उसके बाद हम अपने उस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं कि हम इस समस्या के समाधान जब हम करेंगे तो उस समाधान के दौरान किन किन चरणों को किया जाएगा, क्या क्या काम हम करेंगे, किस किस तरह से करेंगे, इसकी पूरी योजना जो है हम पहले ही बना लेते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अर्थात अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले, अनुसंधान का कार्य जो है उसको शुरू करने से पहले हम कुछ रूपरेखा बनाते हैं, कुछ योजना बनाते हैं और उसी के आधार पर आगे अनुसंधान कार्य को करते हैं। ठीक है ना। इसे ही कहा जाता है अनुसंधान प्रारूप या रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। अब इसके अंदर हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारे अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा, हमारे अनुसंधान के अंतर्गत हमारे उद्देश्य क्या होंगे, उसमें जो है सैंपल क्या होंगे। ठीक है ना। और इस सैंपल को हम कलेक्ट कैसे करेंगे, शोध विधि क्या रहेगी, रिसर्च मेथड क्या रहेगा। ठीक है। उसके बाद उन रिसर्च मेथड यूज़ करने के लिए जो हमारे पास डेटा जो होगा उस डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, निष्कर्षों को कैसे हम लिखेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान प्रारूप में पहले ही निर्धारित कर ली जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें अनुसंधान के अर्थ के बारे में, तो अनुसंधान का अर्थ आपने समझ लिया है पहले ही कि अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान किसी समस्या के वैज्ञानिक समाधान की खोज करना अनुसंधान है और नवीन ज्ञान की वृद्धि करना। तो ये अनुसंधान का। अब आप यहाँ पर प्रारूप का अर्थ अगर आप समझें तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो यहाँ पर प्रा और यहाँ पर रूप है। अभी अभी मैंने बताया कि किसी कार्य को करने से पहले कुछ रूपरेखा जो तैयार की जाती है वही प्रारूप है। तो प्रा माने आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक। और रूप माने रूपरेखा, यानी कि प्रारंभ किसी कार्य को करने के लिए या अनुसंधान कार्य को करने के लिए बनाई गई जो प्रारंभिक रूपरेखा है वही क्या है, रिसर्च डिज़ाइन है। ठीक है।
तो ये सामान्य सा शाब्दिक अर्थ रहा, समझ में आया ना। तो अब इसको बनाने से फ़ायदा क्या होता है, इसको बनाने से हमें फ़ायदा, पहले ही जब हम कोई प्रारूप, अभी आप ये सोचिए कि कोई बड़ा हमें कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है, कोई भी कार्यक्रम है ना, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी प्रोग्राम है, हम पहले निर्धारित करते हैं, हम क्या करते हैं पहले से ही सारे प्रोग्राम को हम डिज़ाइन कर लेते हैं, रूपरेखा उसकी बना लेते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, पहले कौन सा परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद कौन सा परफॉर्मेंस होगा, कब जो है जो है डांस का प्रोग्राम है, कब जो है भाषण का प्रोग्राम है, ठीक है ना, कब किस जैसे स्कूल में ही हो रहा है तो कब किसी स्कूल के किस क्लास के बच्चे को बुलाना है, फिर उसके बाद किसको बुलाना है, यानी कि शुरू से अंत तक कैसे योजना बनाएंगे, कैसे टेंट लगेगा, कहाँ कुर्सियाँ रहेंगी, कैसे कैसे उनको कैसे नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाएगी, अंत में उनको कैसे भेजा जाएगा, यानी सारी कुछ योजना हम पहले ही बना लेते हैं और उसी योजना के आधार पर हम उस कार्यक्रम को चलाते हैं, उसका कार्यक्रम का कार्यान्वयन करते हैं। तो वो एक अलग सा उदाहरण हो गया, लेकिन वास्तविक रूप में अनुसंधान का प्रारूप भी कुछ ऐसे ही होता है कि समस्या को निर्धारित कर लेने के बाद, उससे संबंधित परिकल्पनाओं को बना लेने के बाद, हम उस समस्या के समाधान करने के लिए उस अनुसंधान में जो जो क्रियाएं होने वाली हैं, आगे की जाने वाली हैं, उसकी रूपरेखा को पहले ही बना लेना, ठीक है ना। तो यही हमारा है रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। चलो तब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या इसमें इसका अर्थ, जो कि हमें पेपर में कैसे लिखना है ये चीज़ें। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये आपके सिलेबस में है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि अनुसंधान प्रारूप अनुसंधान की रूपरेखा तैयार करने की विधि है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, जिसमें शोध उद्देश्यों, शोध विधि, प्रविधि, न्यादर्श, प्रदत्तों के संकलन, प्रविधियों, प्रदत्तों के विश्लेषण एवं सांख्यिकीय प्रविधियों और शोध प्रबंध का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाता है, ठीक है। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं शोध के उद्देश्यों से लेकर शोध की विधि, है ना, प्रविधि, और उसमें जो डेटा है, प्रतिदर्श है या न्यादर्श है, उसका संकलन, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद प्रदत्तों का विश्लेषण कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन कौन से सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर शोध प्रबंध कैसे हम लिखेंगे लास्ट में, कैसे उसको प्रस्तुत करेंगे शोध प्रबंध को, थीसिस को। तो ये जो है पूरा प्रारूप जो होता है, ये अनुसंधान प्रारूप कहलाता है। इसके संबंध में कुछ परिभाषाएं भी हैं, जैसे कि फ्रेड एन कर्लिंगर कहते हैं कि शोध प्रारूप क्या है। शोध प्रारूप अनुसंधान के लिए एक योजना, एक संरचना या एक प्रणाली है। ये योजना है, एक संरचना है, ठीक है ना, एक प्रणाली, एक सिस्टम है, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करना। तो जाहिर सी बात है, जो समस्या है उसी समस्या का समाधान करेंगे, वही समस्या के प्रश्न होते हैं, और उससे प्राप्त, यानी कि हमारा उद्देश्य है निष्कर्षों को प्राप्त करना और प्रसारणों को नियंत्रित करना, और उसको आगे कैसे जो है प्रसारित करेंगे, आगे कैसे कन्वे करेंगे उस चीज़ों को, ठीक है ना, ये इनको नियंत्रित करना जो है वो अनुसंधान प्रारूप कहलाता है, ठीक है। चलिए, पीवी यंग कहते हैं कि शोध प्रारूप अनुसंधान की तार्किक और व्यवस्थित आयोजन और निर्देशन है। देखिए इन्होंने काफ़ी संक्षिप्त परिभाषा दी, कहते हैं कि अनुसंधान की तार्किक और व्यवस्थित आयोजन, तार्किक रूप से, है ना, यानी लॉजिकली जो है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है, और व्यवस्थित है, साथ ही साथ का आयोजन और निर्देशन है, ठीक है, ये अनुसंधान। आर.एल. एकॉफ कहते हैं निर्णय लेने, अब ये कहते हैं कि प्रारूप क्या है, प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि निर्णय लेने की परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रारूप कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है उनकी, कह रहे हैं कि निर्णय लेने की परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले, यानी कि
जी जाहिर सी बात है, जब कोई समस्या का समाधान हमें मिल जाता है उसी के अनुसार हम आगे निर्णय करते हैं। तो समस्या का समाधान कब मिलेगा? जब हम उस समस्या का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और उस विश्लेषण से पहले की प्रक्रिया जो भी कहलाती है, उस विषय यानी कि निर्णय लेने के पहले जो भी प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है वही क्या है? प्रारूप है। और ये अनुसंधान की स्थिति में भी यही चीज़ होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। तो यहाँ पर हम अनुसंधान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक शोधकर्ता जो है, अनुसंधान कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक शोधकर्ता अपने अनुसंधान को शुरू करने से पहले उन सभी पक्षों के संबंध में पहले से ही निर्णय कर लेता है, नियोजन कर लेता है जो आगे उसको करना है। तो इसके अंतर्गत एक एक निश्चित क्रम में हर एक स्टेप के संबंध में जो है विवरण दिया जाता है, बताया जाता है, जिसे जो है शोध प्रक्रिया कहेंगे। शोध प्रक्रिया कहेंगे। अब इस शोध प्रक्रिया में हम बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। यदि शोध प्रारूप के मूल अवयवों की बात करें, मूल एलिमेंट्स जो मुख्य मुख्य जो अवयव हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो है कहा गया कि शोध विधि या शोधावयव, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? शोध विधि। हम यह निर्धारित करते हैं इस डिज़ाइन में कि शोध विधि क्या होगी हमारे रिसर्च की। अब शोध विधि कैसे निर्धारित करेंगे वो हमारे समस्या की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, आगे हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। न्यायादर्श का प्रारूप या प्रविधियाँ। न्यायादर्श का मतलब हमें ऐसे सैंपल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे सैंपल, हमारा जो सैंपल है उसका रूप क्या है, प्रारूप क्या है, और उसको कैसे हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे हम उसको कलेक्ट करेंगे, कैसे आगे प्रोसेस करेंगे, ये चीज़ें, ठीक है ना। शोध उपकरणों का चयन। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास डेटा आ गया तो अब हम उसका एनालिसिस करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से शोध उपकरण होंगे जिनके द्वारा प्रोडक्टों को यानी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद से उसको आगे जो है प्रोसेस किया जाएगा, आगे एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। चौथी बात कही गई सांख्यिकीय प्रविधियों का चयन और उपयोग। अब हमारे पास डेटा आ गया है और वही लास्ट काम बचा है, सांख्यिकीय प्रविधियों का उपयोग। सांख्यिकीय प्रविधियों का चयन करके हम क्या करेंगे? एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने के बाद उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को जो है सामान्यीकृत करेंगे, जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो इतनी जो मूल चीज़ें हैं, ये 4 अवयव जो है मूल है, इसको हम आगे और भी विस्तार से जो है समझेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो शोध प्रारूप जो होता है उसके ये अवयव हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो हमारा एक अगला टॉपिक है, अनुसंधान प्रारूप के उद्देश्य क्या है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है, हम क्यों अनुसंधान प्रारूप को बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्टीकरण में बताया था कि अनुसंधान प्रारूप अनुसंधान की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले बनाई गई पूरी रूपरेखा है। तो हम चाहेंगे कि आगे कोई गड़बड़ी ना हो, जब हम अनुसंधान का कार्य शुरू कर दें तो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, हमारे प्लानिंग के मुताबिक ही सारे काम हों और निष्कर्ष जो है विश्वसनीय और वैध प्राप्त हों, ठीक है। यही हम चाहेंगे, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होते हैं, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो उद्देश्य जो है हमने यहाँ पर दिखा कि फ्रेड एन कर्लिंगर बताते हैं कि किसी अनुसंधान के प्रारूप के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। उन्होंने कहा शोध प्रारूप के आधार पर अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, ठीक है। यानी प्रारूप, जब एक अच्छा प्रारूप जो होगा वो हमारे जो समस्या प्रश्न है, यानी कि जो अनुसंधान के प्रश्न हैं उनका सटीक उत्तर देगा, अथवा समस्या का समाधान ज्ञात किया जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं, शोध प्रारूप के द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है। देखिए एक अच्छी बात यहाँ पर कही गई कि वो कहते हैं कि संभावित त्रुटियाँ, यानी कि ऐसी त्रुटियाँ जो आगे हो सकती हैं अनुसंधान की क्रिया को करने के समय, ठीक। तो अब उन सब त्रुटियों को हम पहले ही जो है वो अनुमान के आधार पर सुधार लेते हैं। जब एक अच्छा प्रारूप बनता है तो
भविष्य में अनुसंधान की प्रक्रिया होने के दौरान कोई त्रुटि जो है आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, उनको हम पहले ही नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि अनुसंधान का प्रारूप बनाना एक तार्किक विचारपूर्ण प्रक्रिया है। सोच समझ कर जो है चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। आगे भविष्य में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है उसको पहले ही सोच विचार लिया जाता है और उसमें सुधार करके एक पूरी प्लानिंग के साथ एक रूपरेखा जो है बना दी जाती है। तो वही कहा गया कि शोध प्रारूप द्वारा संभावित त्रुटियों का नियंत्रण किया जाता है, जिससे शोध के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और वैध हो सके। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो ये दो उद्देश्य जो है फ्रेड एंड कर्लिंगर कहते हैं। आगे मैनहाइम ने भी कुछ उद्देश्यों को यहाँ पर बताया है। मैनहाइम कहते हैं कि अपनी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए, जो हमने परिकल्पना बनाई है उसका समर्थन करने के लिए और वैकल्पिक परिकल्पना का खंडन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जो है करना ही जो है अनुसंधान प्रारूप का उद्देश्य होता है। तो पहला साक्ष्य एकत्रित करना, ठीक, पहला उद्देश्य। दूसरी बात यहाँ पर बोला गया, एक शोध करने के लिए जिसे अनुसंधान की सामग्री और शोध पद्धति के संदर्भ में दोहराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये कह रहे हैं कि शोध करने के लिए जो शोध की सामग्री है और शोध पद्धति, एक उचित शोध पद्धति का प्रयोग और ऐसी शोध पद्धति कि जब हम इसको भविष्य में दोबारा से करें यानी दोहराएं तो ये जो है संभव हो, ऐसा ना हो कि उस समय ये गलत साबित हो जाए। ठीक है ना, तो ऐसी शोध पद्धति का चुनाव करना, ऐसी शोध सामग्रियों का चुनाव करना कि दोबारा प्रयोग करने पर भी ये उसी प्रकार से सही सिद्ध हो सके। चरों के बीच संबंधों का इस प्रकार से परीक्षण करने में सक्षम होना कि सहसंबंध ज्ञात किया जा सके। ठीक है, यानी कि हमारे समस्या प्रश्न में जो चर हैं, जो अनुसंधान में जो चर हैं, दो या दो से अधिक चर हो सकते हैं, तो इन चरों के बीच सहसंबंध को ज्ञात करना। ठीक है, ये भी उद्देश्य है अनुसंधान के प्रारूप, सही सहसंबंध ज्ञात होना चाहिए। एक संपूर्ण शोध परियोजना का भविष्य की योजनाओं के लिए कार्यान्वयन हेतु एक मार्गदर्शक अध्ययन की आवश्यकता को दिखाने के लिए। ठीक है, यानी कि एक अच्छी शोध परियोजना जो होती है वह भविष्य में जो योजनाएं बनने वाली हैं उसका एक आधार प्रदान करती है। ठीक है, एक शोध योजना अगर अच्छी हुई, सफल हुई, तो वह भविष्य में उसी तरह की जो और भी शोध होंगे उसके लिए एक आधार जो है बनेगा, एक बेस बनेगा और एक मार्गदर्शक के रूप में जो है ये सिद्ध होगी। ठीक है ना, होनी चाहिए। ठीक, तो इसके बाद अगली बात कही गई अनुसंधान सामग्री के चयन। ठीक है, उपयुक्त तकनीकों का चयन, समय और साधनों को व्यर्थ होने से बचाने के लिए। देखिए ये भी बात यहाँ पे कही गई कि सही जो है उचित सामग्री का चयन करना है, तकनीकों का चयन करने के लिए समय और साधनों का व्यर्थ जो है न हो, उसको उसके लिए जो है एक अच्छे अनुसंधान प्रारूप का जो है यही उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये जो है अनुसंधान प्रारूप के उद्देश्यों की बात हो गई। अब आइए, अब हमारा एक अगला टॉपिक है अच्छे अनुसंधान के मानदंड क्या है, क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च डिजाइन। एक अच्छे अनुसंधान प्रारूप के मानदंड क्या क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि कोई भी अनुसंधान क्या है, नए नए खोज, नए ज्ञान और नए तथ्यों का पता लगाना और या फिर हमारे जो पहले से जो ज्ञात अभी तक का ज्ञान है उसमें परिमार्जन करना है, उसको और अच्छा बनाना है, यही अनुसंधान का उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो अनुसंधान प्रारूप है वह इस उद्देश्य में सफल होना चाहिए। एक अच्छा मार्गदर्शन जो है हमारे अनुसंधान को एक अच्छा प्रारूप ही दे सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए एक कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जिन पर अनुसंधान प्रारूप को खरा उतरना ही होता है। ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि इसमें जो हमने मानदंड यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे ही किसी सब किसी अनुसंधान में हों, लेकिन हम इसमें से अधिकतर को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही गई है,
सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है स्पष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्य, पर्पस क्लियरली डिफाइंड। यानी कि हमारे अनुसंधान प्रारूप में जो अनुसंधान का उद्देश्य है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। उसमें आने वाले जो भी चर हैं या फिर जो उस अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो पूरी तरह से जो है डिफाइन होना चाहिए और जो है प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल उद्देश्यों पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं इधर उधर की चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक, कुल मिला के ये चीज़ यहाँ पर कहेंगे। दूसरी बात, जो दूसरा मानदंड है वो अनुसंधान प्रक्रिया का विस्तृत विवरण। किसी भी अनुसंधान प्रारूप में जो है अनुसंधान की प्रक्रिया का जो है एक विस्तार से विवरण दिया होना चाहिए, रिसर्च प्रोसेस डिटेल्ड जिसको हम कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो हमारे अनुसंधान की जो विधि है, मेथडोलॉजी है, वह जो है पूर्ण रूप से जो व्यवस्थित विस्तृत जो है होनी चाहिए, जिसमें हर एक छोटे छोटे पहलुओं को जो है बताया गया होना चाहिए। जैसे कैसे अभी जैसे मैंने बताया कि डेटा संग्रहण कैसे करना है, सांख्यिकीय विश्लेषण कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसे, कौन सी पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन से सैंपल साइज हमारा क्या होगा, है ना, डेटा कलेक्ट किस विधि से करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमें निर्धारित करनी होती है। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर कही गई है कि प्रदत्तों का व्यवस्थित रूप से संग्रहण, जैसे वही बात यहाँ पर आ गई कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा जो हम अपनी पॉपुलेशन से यानी जनसंख्या से जो हम प्रदत्त इकट्ठा करेंगे उसका जो है सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन एक व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, ताकि हमारे जो निष्कर्ष हैं, जो जो हम उद्देश्य लेकर अनुसंधान कर रहे हैं वह सही सही जो है प्राप्त हो। ठीक है, तो डेटा हमें जो इकट्ठा करना है हमें उसी पॉपुलेशन से करना होता है जो जिस पॉपुलेशन से हमें जिस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि व्यवस्थित रूप से डेटा कलेक्शन या प्रदत्त संग्रहण होना चाहिए। विश्वसनीयता की बात करें तो शोध हमारा जो है अधिक विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय से मतलब यही है कि अगर अलग अलग शोधकर्ता अनुसंधान अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पे कर रहे हैं, ठीक है, तो निष्कर्ष जो है वो एक ही विधि से कर रहे हैं, तो जो हमारे शोध का निष्कर्ष है वो एक समान प्राप्त हो, यही विश्वसनीयता कहलाएगी। ठीक है, तो हमारा शोध जो है ये मानदंड ये है कि शोध प्रारूप जो है विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब वैधता की अगर बात करें तो वैधता क्या होगी, वैधता कैसे कि अनुसंधान के प्रारूप को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वह उद्देश्य की पूर्ति ये अनुसंधान करता हो, अनुसंधान का प्रारूप करता हो, तो ये कहलाएगी इसकी अनुसंधान प्रारूप की वैधता। ठीक है, यानी कि अब जिस उद्देश्य के लिए किस अनुसंधान प्रारूप को हमने बनाया उस उद्देश्य की पूर्ति अगर अनुसंधान प्रारूप को करना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली बात कही गई तार्किकता और सुसंगतता, लॉजिकल एंड कोहेरेंट, जिसको हम यहाँ पे कहेंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अनुसंधान प्रक्रिया जो है वह तार्किक और सुसंगत होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि अनुसंधान के विभिन्न घटकों को एक साथ ऐसे मतलब फिट कर लिया जाए जिससे कि वो अनुसंधान के जितने भी चरण हैं वो पूरी तरह से हमें समझ में आने चाहिए, और जो हमारा अनुसंधान का समस्या है, जो अनुसंधान का प्रश्न है, वह उसका उत्तर जो है स्पष्ट रूप से मिल सके। भेदभाव रहित और वस्तुनिष्ठ, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी कहने का मतलब यह है कि शोध जो है वो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पहले से कोई जैसे पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए हमारे मस्तिष्क में। हम पहले से हम ये न सोच के करें कि यही किसी एक विशेष
व्यक्ति को या किसी विशेष निष्कर्ष को ही टारगेट करके हम अनुसंधान नहीं कर सकते। हमें हमारा अनुसंधान जो है ऐसा हो कि हम निष्पक्ष रहें, ठीक है ना। जो हम हमारे अनुसंधानकर्ता के मन में कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, जिसको हम ये कह सकते हैं। तो भेदभाव रहित और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि अनुसंधानकर्ता के विचारों का, भावों का अनुसंधान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा अनुसंधान प्रारूप हो। उसके बाद परिणामों का स्पष्ट संचार, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो परिणाम जो प्राप्त हो रहे हैं, हमारा अनुसंधान प्रारूप ऐसा हो कि उसको जो है आगे की ओर कम्युनिकेट किया जा सके स्पष्ट रूप से। इस प्रकार से जो है रिपोर्ट जो प्राप्त हो रही है, यानी शोध निष्कर्षों को सटीक और स्पष्ट और पर्याप्त विवरण के साथ रिपोर्ट जो है किया जाना चाहिए, ताकि दूसरों को समझने और संभावित रूप से शोध को दोहराने की अनुमति जो है मिल सके, ठीक है ना। नैतिकता, नैतिकता का मतलब यही है कि जो शोध नैतिकता, जो एक शोधकर्ता होता है वो पूर्ण रूप से नैतिक होना चाहिए, है ना। और नैतिकता का मतलब उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, अपने शोध के प्रति लगाव होना चाहिए, ठीक है। और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो है शोध का कार्य किया जाना चाहिए। तो नैतिकता या एथिकल जो है अनुसंधान प्रारूप होना चाहिए। मौलिकता का मतलब क्या है? मौलिकता का मतलब यही है कि अनुसंधान प्रारूप ऐसा हो कि जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करें, ठीक है ना। मौलिक हो, हमारे ज्ञान के भंडार में वृद्धि करते हुए नए नए विचारों और सिद्धांतों के उत्पादन में या नए नए सिद्धांतों और विचारों को उत्पन्न करने में जो है सहायता करें, ऐसा हमारा अनुसंधान का प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो कुल मिला के हमारे ये जो अनुसंधान प्रारूप हैं वह इन मानदंडों पर अगर खरे उतरते हैं तो हमारे शोध निष्कर्ष विश्वसनीय जो हैं होंगे और हमारे निश्चय ही हमारे ज्ञान में वृद्धि, या अभी तक संचित ज्ञान में जो है वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आज हमने समझी। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी चीज़ें आपको जानकारी लेनी है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से हमारा जो है हौसला बढ़ता है, हम अधिक से अधिक आपकी सहायता करने के तत्पर होते हैं। हमें अधिक से अधिक जानकारी मिलती है और इसी आधार पर हम जो है विषय वस्तुओं को, कंटेंट को आपके पास देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।